हाँ जी। तो इसका हमने शॉर्ट मेथड देखा कि ये जो पहला है जिसमें हम लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे, जैसे ये 111 000 11 ये नंबर है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ का अगर हम नंबर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से तो 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128 ये बनता है। ठीक है, 128 और फिर इसको प्लस करो। 128 का हाफ है 64। फिर उसके बाद आता है 32। 32 के बाद तीन नंबर हमारा है 16, वो ज़ीरो में आ जाता है। 16 8 एंड 4। उसके बाद हम करेंगे +2 और +1। तो इन सबको प्लस करने के बाद हमारा आंसर आता है 227। तो इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म में इसको निकाल लेंगे। और इस तरीके से अगर MCQ आता है तो यही शॉर्ट फॉर्म हमें इसी तरह से हमें निकालना होगा। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की। सबको पता है प्राइमरी की क्या होती है? एक होता है प्राइमरी की, एक होता है फॉरेन की। ये बेसिकली डेटाबेस से रिलेटेड है। अभी जो लेटेस्ट आपका जो सिलेबस है उसके अंदर डेटाबेस का पार्ट नहीं है। ये पुराने वाले सिलेबस में डेटाबेस यानी कि एक्सेस का पार्ट था, तो उसके उसके क्वेश्चन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्राइमरी की अगर किसी को आइडिया है तो बताइए, अदरवाइज मैं बताती हूँ। नहीं आता? किसी को नहीं पता? नो मैम। ओके, चलिए देखिए मैं बताती हूँ प्राइमरी की होता क्या है। जब भी हम डेटाबेस पे काम करते हैं, अब डेटाबेस का मतलब क्या होता है? डेटा, यानी कि जैसे कि हमारा कोई भी डेटा, अगर स्टूडेंट अगर एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो जितने भी स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनका जितना भी डेटा है, जितना भी रिकॉर्ड है, उसको जब हम एक जगह पे स्टोर करके रखते हैं तो उसको हम डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एक्सेल में मैंने कोई लिस्ट बना ली, आप लोगों की जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट बना ली। अब मुझे उसमें से मान लीजिए एक स्टूडेंट का पर्टिकुलर, किसी एक स्टूडेंट को ढूंढना है, मुझे एक स्टूडेंट का पता करना है कि उसका एड्रेस क्या है या कॉन्टैक्ट नंबर क्या है या उसकी डिटेल पता करनी है। तो हम कैसे पता करेंगे उसको, कैसे ढूंढेंगे उस स्टूडेंट को? कैसे ढूंढा जाता है वैसे लिस्ट में से अगर किसी स्टूडेंट को ढूंढना मैम हो? बाय नेम, बाय नेम। बाय लुकअप नेम। करके। हाँ, बाय नेम या लुकअप। चलिए मतलब एक्सेल की स्पेसिफिक वो चीज़ मत बताइए, जनरली है। लुकअप तो है ही, लेकिन अगर हम नेम से सर्च करते हैं, ठीक है, अगर तो भी नेम आ भी, जाए। हाँ तो भी आ जाएगा। बट अगर मान लीजिए एक ही नाम के दो तीन अगर स्टूडेंट्स हैं तो फिर हम कैसे सर्च करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा है? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ से। बिल्कुल रोल ठीक है। नंबर। रोल नंबर, यस बिल्कुल ठीक। अब देखिए, अगर मेरे पास लिस्ट है बहुत सारे स्टूडेंट्स की और उसमें से कई स्टूडेंट का नाम हो सकता है सेम हो, और ये भी पॉसिबल है कि उनके फादर्स नेम भी सेम हो, तो हम स्टूडेंट को यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? यूनिकली किसी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसको एक रोल नंबर हम असाइन कर देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट को रोल नंबर असाइन किया जाता है। उस रोल नंबर से क्या होता है कि वो एक यूनिक नंबर होता है, और वो यूनिक नंबर पर्टिकुलर स्टूडेंट को ही असाइन होता है, वो नंबर किसी और के पास नहीं जाएगा। और ना तो वो नंबर कभी फ्यूचर में किसी को असाइन किया गया होगा, ना कभी पास्ट में किसी को असाइन किया गया होगा। वो नंबर जो होता है यूनिक नंबर होता है। ये यूनिक नंबर इसलिए हम असाइन करते हैं ताकि बहुत सारे स्टूडेंट में से किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को अगर हमें सर्च करना हो तो हम उस नंबर से सर्च कर सकते हैं। राइट, ऐसा ही होता है। हाँ जी। यस मैम। तो ऐसे जो नंबर हम देते हैं, जो नंबर हम असाइन करते हैं, उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। प्राइमरी की का मतलब होता है, प्राइमरी की एक ऐसा नंबर होता है ना तो कभी डुप्लीकेट होगा और ना तो कभी वो खाली होगा। खाली का मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि किसी स्टूडेंट को रोल नंबर असाइन ही ना किया गया हो। अगर वो स्टूडेंट है, एनरोल हो चुका है, तो असाइन होगा ही उसको कोई एक रोल नंबर। ठीक है, एक नंबर असाइन होगा।
तो प्राइमरी की यही होती है जिससे हम यूनिकली किसी एक डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जनरल में अगर हम बात करें तो हमारा जो आधार नंबर होता है वो भी एक प्राइमरी की है, क्योंकि आधार नंबर एक यूनिक नंबर है जो पर्टिकुलर पर्सन को असाइन किया गया है, और वो नंबर कभी किसी और के पास नहीं होगा, उसका अपना नंबर होगा, और हर एक को एक नंबर असाइन किया गया है। तो ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की के जो आप ये कह सकते हो प्रॉपर्टीज़ कहोगे, तो प्राइमरी की प्रॉपर्टीज़ होती है इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट और इट कैन नॉट बी नल, ठीक है, कि ये नल नहीं हो सकता। नल का मतलब होता है खाली, ठीक है, और कैन बी नल नहीं, हो ही नहीं सकता। ये इसका मतलब द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की पूछ रहा है कि प्राइमरी की वैल्यू क्या होती है, तो ये नल नहीं हो सकता, ठीक है, और डुप्लीकेट भी नहीं हो सकता वैसे तो। इट कैन नॉट बी नल, कैन बी नल, नल एक बार प्राइमरी की हो ही नहीं सकता, नल नल वैल्यू होती ही है। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो क्या इसके ऑप्शन होंगे? ए होगा मैम, ए होगा। ए होगा, कैन नॉट बी नल। जी जी। द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, कैन नॉट कि बी। मैम वो हाँ जी, मतलब खाली नहीं हो सकती ना, उसकी हाँ, वैल्यू देनी होगी। देनी पड़ेगी बिल्कुल प्राइमरी की। तो इसका आंसर हमारा ए है, कैन नॉट बी नल, ठीक है, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, क्योंकि ये है बट ये मैच नहीं करती है कैन बी नल, क्योंकि नल नहीं हो सकती है, प्राइमरी की में ही होता है। इसके अलावा ना बहुत सारी कीज़ होती हैं, जैसे इसके अलावा एक और की होती है जिसको हम कहते हैं फॉरेन की, ठीक है, फॉरेन की होती है, एक होती है अल्टरनेट की होती है। तो फॉरेन की का मतलब क्या होता है, फॉरेन की भी मैं आपको समझा देती हूँ। एक होता है प्राइमरी की, तो इसका मतलब होता है फॉरेन की का मतलब क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है कि द प्राइमरी की of one table will be the foreign key of another table। यानी कि जो हमारा प्राइमरी की है, जो प्राइमरी की होती है एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में क्या बन जाती है, फॉरेन की बन जाती है, ठीक है। और ये इसमें क्या हो सकता है, इट कैन बी डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट हो सकती है, ठीक है, बट ये नल नहीं हो सकती, कांट बी नल, ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल अगर आपको बताऊं कि फॉरेन की कौन सी होती है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक हमारे पास टेबल बनी हुई है स्टूडेंट टेबल, ठीक है, और स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट का डेटा है जिसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, नेम होगा, और एड्रेस है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, और उसके बाकी सारे डिटेल है कि कौन से कोर्स में है, ठीक है, एंड मार्क्स क्या है, जितना भी मतलब आप डेटा समझ सकते हो वो सारा डेटा इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये स्टूडेंट नाम का टेबल हो गया। अब इसके बाद मान लीजिए मुझे एक लाइब्रेरी टेबल बनाना है, ठीक है। अब लाइब्रेरी टेबल में जब आप कॉलेज के अंदर जब हम बुक इशू करते हैं तो कैसे क्या प्रोसीजर होता है बुक इशू करने का? आईडी कार्ड स्कैन करके देखते हैं। यस, बिल्कुल, आईडी कार्ड स्कैन करते हैं और आई कार्ड में स्टूडेंट का रोल नंबर होता है और उसकी सारी डिटेल होती है,
तो आई कार्ड के अंदर क्या होता है कि उससे एक तो वेरीफाई हो जाता है कि स्टूडेंट इसी कॉलेज का है, ठीक है। तो यहाँ पे रोल नंबर जो प्राइमरी की का काम कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की का काम करता है। और उधर ही लाइब्रेरी टेबल के अंदर अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी टेबल के अंदर अगर हम रोल नंबर की बात करते हैं तो रोल नंबर जस्ट हम ऐसे ही देख रहे हैं। और एक स्टूडेंट मान लीजिए कि बहुत सारे बुक्स अगर वो इशू करा रहा है तो वो करा सकता है, मतलब 2 या 3 जो लिमिट होती है कि 5 बुक इशू करा सकता है एक साथ या 3 बुक इशू करा सकता है, तो वो करा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हम रोल नंबर लिखेंगे वो क्या होता है कि 3 बुक के आगे 3 बार रोल नंबर लिखा जाएगा, कि एक स्टूडेंट ने 3 बुक ली है तो 3 बार उसके आगे उसकी आईडी लिखी जाती है, ऐसा ही होता है। हेलो, यस मैम। हाँ जी। तो यहाँ पे जो ये फॉरेन, यहाँ पे जो ये की काम करेगी ना, यहाँ पे ये एज अ फॉरेन की काम करती है, ठीक है, जो हम रोल नंबर लिखेंगे। और इधर जो लिखा जाता है, रोल नंबर लिखा जाता है, स्टूडेंट का नेम आ जाता है और फिर बुक का नेम आ जाता है और उसके बाद बुक इशू डेट आ जाता है, इशू डेट आता है और रिटर्न डेट आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह के हम इंफॉर्मेशन इसके अंदर लाइब्रेरी वाले टेबल में हम इसके रजिस्टर के अंदर या जो भी हम टेबल बनाएंगे उसके अंदर हम रखते हैं। तो यहाँ पे जो रोल नंबर होता है कि रोल नंबर देखकर ही हम एक बुक को इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे रोल नंबर एज अ फॉरेन की काम करेगी, क्योंकि अगर ये रोल नंबर इस स्टूडेंट वाले रोल नंबर मतलब स्टूडेंट वाले टेबल में होगा, यानी कि वो स्टूडेंट अगर एनरोल होगा तभी उसको लाइब्रेरी से बुक इशू कराई जाएगी, अदरवाइज बुक इशू नहीं कराई जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट वाले टेबल में जो रोल नंबर है वो एज अ प्राइमरी की काम करती है, क्योंकि एक स्टूडेंट का बस एक बार ही रिकॉर्ड होगा। बट अगर लाइब्रेरी टेबल की बात करें तो एक स्टूडेंट का मल्टीपल टाइम रिकॉर्ड हो सकता है, जितनी बार वो बुक इशू कराएगा, जितने बुक इशू कराएगा उतने रिकॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पे इसको एज अ फॉरेन की बोला जाता है, ठीक है। सबको क्लियर हुआ प्राइमरी एंड फॉरेन की में डिफरेंस? यस मैम। हाँ, तो फॉरेन की हमारी इस तरह से होती है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की का मतलब क्या होता है। तो एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में फॉरेन की बन जाती है। फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है, मतलब मल्टीपल टाइम आ सकती है, बट वो नल नहीं होती है। फॉरेन की में हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होगी। और एक विल रिलेट विथ प्राइमरी की, और ये प्राइमरी की से रिलेट करती है, हमेशा प्राइमरी की होगी वही फॉरेन बनती है, ठीक है। तो ये है कीज़ का। इसके अलावा और भी की आती है, जैसे कि एक की हम कहते हैं जैसे अल्टरनेट की, ठीक है। एक की होती है अल्टरनेट की। मैं बहुत ज़्यादा आपको डेटाबेस बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। अल्टरनेट की का मतलब होता है कि अगर हमारे पास टेबल में प्राइमरी की अवेलेबल नहीं है, ठीक है, प्राइमरी की अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी और कौन सी की होगी जिस की के थ्रू से हम किसी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास नेम है, स्टूडेंट का नेम है, तो अब नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं, बट अगर हम उसके फादर्स नेम को भी ऐड कर दें तो फादर नेम इज़ अ अल्टरनेट की, जिससे हम उसको क्या है किसी एक डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम अल्टरनेट की कहते हैं। और अल्टरनेट की का एक और प्रॉपर्टी होती है बेसिकली कि अल्टरनेट की प्राइमरी की बनने लायक होती है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कीज़ जिसमें प्राइमरी की बनने की प्रॉपर्टी होती है तो उसको अल्टरनेट की का बोला जाता है। तो इसमें आप कॉन्टैक्ट नंबर को भी ले सकते हो, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर में भी प्रॉपर्टी होती है कि वो अल्टरनेट की बन सकती है या प्राइमरी की बनने लायक होती है, तो हम उस की को हम अल्टरनेट की कहते हैं प्राइमरी की के अलावा, ओके। तो फिलहाल चलिए की हमने इसमें कर लिया, तो इसका आएगा ए आंसर, इट कैन नॉट बी नल, कि वो नल नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनक्स क्या होता है? अ कंपाइलर, एन असेंबलर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एन एडिटर।
ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, इसका आंसर है सी, ईस्टर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। फुल फॉर्म ऑफ MIS। MIS स्टैंड्स फॉर मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, मॉडल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सोर्स। मैम सी। सी आंसर है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। सिस्टम, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर इज इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, ए और बी दोनों या नन ऑफ द अबव? मोस्ट कॉमनली ये हो सकता है। ए हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर नॉर्मली सारे विंडोज़ में अवेलेबल होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्राउज़र हमारे पास अवेलेबल है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा मोस्ट कॉमनली यूज होता है। नेक्स्ट, मेमोरी इज़ यूज्ड टू स्टोर बायोस ऑन मदरबोर्ड। ए रैम, बी रोम, रैम, कैशे या नन ऑफ द अबव? मैम बी रैम। मैम रोम। रोम। रैम किसने आंसर दिया था? मैम मनीष कुमार। अच्छा, मनीष आपने दिया था। आई थिंक आपने वो मेरा मेमोरी वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा नहीं है, उसमें मैंने बहुत खास तौर पे यही चीज़ बताई थी कि बायोस सेटिंग हमेशा रोम में होती है, रैम के अंदर नहीं जाती है। ओके मैम। हाँ, जो रोम होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। अच्छा, अभी किसी ने रोम आंसर बताया था, एक बार ज़रा एक्सप्लेन कर दो इस चीज़ को। जिसने ए आंसर बताया एक बार एक्सप्लेन करिए कोई भी। मैम ये मैम रीड ओनली मेमोरी होती है, इसमें कुछ समय के लिए ही डेटा सेव रहता है, जो बूटिंग के टाइम पे काम आता है। बायोस बायोस से बूट होता है सिस्टम। नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल होता है, बिल्कुल ठीक। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? मैम थोड़े समय के लिए जो चीज़ रहती है। नहीं नहीं नहीं, अगर पावर ऑफ हो जाए तो डेटा नहीं जाता। यस, बिल्कुल, पावर ऑफ हो जाए तो डेटा नहीं जाता, मतलब जिसके अंदर एक टाइप का एक टाइप का परमानेंट कह सकते हो उसको हम नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। और जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो थोड़े टाइम के लिए ही रहती है, पावर ऑफ होने पर उसमें से डेटा चला जाता है, ठीक है। वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल में आप कंफ्यूज हो गए। वॉलेटाइल का मतलब खत्म हो जाने वाली, नष्ट हो जाने वाली मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है नष्ट नहीं होने वाली मेमोरी, खत्म नहीं होने वाली मेमोरी। तो रोम के अंदर जो डेटा होता है वो हमेशा सेव रहता है, हमेशा उसके अंदर परमानेंट रहता है। उसमें से डेटा मतलब हम अलग अलग मेथड के थ्रू से उसको इरेज कर सकते हैं। तो जो बायोसेटिंग होती है, बायोसेटिंग बूटिंग के लिए काम आती है और ये हमेशा रोम के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। और रैम के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होता है? वेरीटाइल। वॉलेटाइल और मतलब किस टाइप का? जैसे अगर हम अभी काम कर रहे हैं तो राइटेबल होता है। हाँ, बिल्कुल, राइटेबल होता है, एडिटेबल होता है, और फास्ट होती है रोम। बिल्कुल होता है। बट रैम का अगर हम प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो रैम कब यूज़ हो रही है? रियल टाइम में। अभी यूज़ हो रही है, जैसे अभी अभी मैंने सिस्टम हाँ ऑन कर अभी रखा है। रियल टाइम में। हाँ, रियल टाइम पे यूज़ हो रही है। अभी सिस्टम पे मेरे जितने भी पेजेस ओपन हैं, ब्राउज़र ओपन है, जितना भी पेज ओपन है, नोटपैड ओपन कर रखा है, जो भी एप्लीकेशंस ओपन है, इन सारे एप्लीकेशंस को मेमोरी कहाँ मिल रही है? रैम के अंदर, ठीक है। तो रैम के अंदर रियल टाइम पे जितना भी हम डेटा ओपन कर रहे हैं, जितनी फाइल्स हमारी ओपन है, वो सारी फाइल हमारी रैम के अंदर होती है ओपन। और अगर अभी मैं सिस्टम स्विच ऑफ कर दूँ या लाइट चली जाए या और भी कोई किसी वजह से अगर सिस्टम बंद हो जाता है तो रैम के अंदर से सारा डेटा ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर वो रहता नहीं है।
क्योंकि फिर रीस्टार्ट होगा तो हमें दोबारा से वो सारी चीज़ें दोबारा ओपन करनी पड़ेगी, वो यहाँ पे सेव नहीं रहती है। तो रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, और इसके अंदर करंटली जो भी वर्किंग होती है वो सारी फाइल्स रैम के अंदर ओपन होती है, रियल टाइम का सारा डेटा इसके अंदर ओपन होता है। ये रैम एंड रोम के ऊपर इस तरह के ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो रैम एंड रोम एंड मेमोरी वाला जो मेरा पार्ट है जो मैंने आपको बताया था उसको ज़रूर अच्छे से समझो। रैम एंड रोम में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है, और मेमोरी भी डिफरेंट टाइप की होती है। कैश अलग होती है, प्राइमरी में ये मेमोरी आती है, एंड सेकेंडरी में हमारे सारी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और बाकी सारी मेमोरी आ जाती है। तो इनके बीच में डिफरेंस ज़रूर समझना है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। नेक्स्ट, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर बी, मैम बी। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी। यस, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, बी आंसर है इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस? मैम डी। डी, मॉडम, बिल्कुल ठीक। मॉडम के थ्रू से हम कम्युनिकेट करते हैं, बाकी ये सारे हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट 1.9, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइंड एंड रिप्लेस फीचर यू कैन replace both text and formatting, replace text of the document only, replace formatting only, replace document name and with a new name. क्या आंसर आएगा? बी। बी है, क्या बोल रहे हो आप? बी है। अच्छा, फॉर्मेटिंग नहीं बदलती? मैम ए भी हो सकता है। ए ही है, देखिए यहाँ पर देखो। हाँ हाँ, फॉर्मेटिंग भी बदल जाती है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। थोड़ा कन्फिगरेशन में टाइम लगेगा, तो छोड़ते हैं अभी। क्योंकि जब भी अगर मान लो हमने टेक्स्ट में कोई फॉर्मेटिंग अगर कर रखी है, कोई पैराग्राफ में हमने कुछ फॉर्मेटिंग कर रखी है, बोल्ड इटैलिक कर रखा है या आपने कलर दिया हुआ है, और फॉर्मेटिंग करने के बाद अगर आप उसको रिप्लेस करते हो टेक्स्ट को, तो सिर्फ टेक्स्ट का वर्ड ही नहीं बदलता, वो फॉर्मेटिंग भी सेम चीज़ हो जाती है, मतलब सेम ही में ही रहता है। रिप्लेस द बोथ टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग, replace text of the document only. इसके मैंने आंसर भी रखे हैं। कि इसके अंदर थोड़े क्वेश्चन, अगर पहले से कर रखी है फॉर्मेटिंग तो चेंज नहीं होगी ना वो। हाँ यही मैं अभी सोच रही थी कि पहले से अगर हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है तो वो चेंज नहीं होगी, बट फॉर्मेटेड डेटा हमें मिल जाता है। तो यस मैम, हम न्यू वर्ड ही तो टाइप करके कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक हमारा आंसर गलत है, ये वाला। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र इज़ ए एंड बी, यानी कि नेटस्केप भी यूज़ होता है और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज़ होता है, दोनों ही यूज़ होते हैं। नेटस्केप नेविगेटर आई थिंक एप्पल में होता है, उसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है आई थिंक। मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्राउज़र, सॉरी क्या चीज़? 2003 में डिसअपियर हो गया नेटस्केप।
Web browser term users share in the 90s, but by around it is the almost it had almost disappeared. Right. बिल्कुल ठीक, हाँ हाँ, जब 2003 में हो गया तो हाँ बिल्कुल उसके बाद नहीं हो सकता, तो इसका आंसर ए ही होगा बिल्कुल। हाँ, इसमें दे रखा है रिप्लेस बोथ टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग, दोनों ही बदल जाते हैं। इसमें कभी कभी बड़ी कन्फ्यूज़न, मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं इनके लैंग्वेज में थोड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, जैसे रिप्लेस द बोथ टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग, तो ये दोनों ही चीज़ें बदल देता है, सिर्फ रिप्लेस टेक्स्ट नहीं करता। इसका रीज़न इसलिए है, टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग इसलिए है क्योंकि अगर पहले से फॉर्मेटेड डेटा है तो जब हम टेक्स्ट बदलते हैं तो टेक्स्ट के साथ साथ फॉर्मेटिंग भी सेम ही रहती है, मतलब टेक्स्ट के साथ साथ वो नए टेक्स्ट पे नई फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर देता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ए है। ठीक है, यस मैम। हाँ तो इसका ए ही कर लेना। चलो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है वैसे तो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर इन बेस 16 इज कॉल्ड। मैम बी। बी हेक्साडेसिमल, हाँ बहुत इजी है। चलिए, तो फर्स्ट हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, अब हमारे आते हैं ट्रू फॉल्स। यूनिक्स इज अ फ्री रिलायबल अल्टरनेटिव टू विंडो एक्सपी। यस मैम। विंडो एक्सपी राइट। मैम ये फ्रीवेयर हाँ, वो है। फ्रीवेयर होता है, हाँ फ्री हो। फ्री। 2.2 window clipboard can hold multiple pieces of information at the same point of time. नो फॉल्स। False. एक्चुअली अगर हम क्लिपबोर्ड की बात करें तो विंडोज़ का जो क्लिपबोर्ड होता है ना, हम वैसे क्लिपबोर्ड निकाल सकते थे, बट ये पुराने वाले में होता था, अब नहीं है इसमें। मैं आपको पहले का थोड़ा सा बता देती हूँ कि पहले हम ना क्लिपबोर्ड निकाल सकते थे, मतलब पुराने वाले वर्जन में। सॉरी। मैम ये तो ट्रिक क्वेश्चन हो गया, मतलब पुराने वर्जन में हो सकता था, इसमें नहीं हो हाँ हाँ हाँ, तो कई इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन थोड़े से हैं, जैसे अगर फॉर्मेटिंग वाला था तो एक तरह से हमें लग रहा था सिर्फ टेक्स्ट ही फॉर्मेट, टेक्स्ट ही बदलता है। सकता, वो गलत हो जाएगा। हाँ, तो उस केस में वो गलत हो जाएगा, तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब हमें जो क्वेश्चन बहुत इजी लगता है ज़रूरी नहीं है वो उतना ही ईजी हो, उसमें थोड़ा सा ट्रिक होता है। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूँ तो पुराने पहले क्लिपबोर्ड में क्या होता था, क्लिपबोर्ड हमारा ना सामने खुल जाता था, जैसे इस तरह से एक पैनल ओपन हो गया और जितने भी आप कॉपी करते जाते हो वो सारी ना उसकी लिस्ट बताता है, लिस्ट उसके अंदर स्टोर हो जाता था। लेकिन जब हम पेस्ट करते हैं तो पेस्ट हमेशा, जब हम शॉर्टकट से पेस्ट करते हैं तो हमेशा वो लेटेस्ट वाला ही पेस्ट करता है, जो लेटेस्ट वाला कॉपी किया गया होता है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन अगर ये पूछा है कि विंडो क्लिपबोर्ड कैन होल्ड द मल्टीपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, तो क्लिपबोर्ड में बिल्कुल स्टोर हो जाता है, लेकिन जब हम पेस्ट करते हैं तो वो हमेशा लेटेस्ट वाला पेस्ट करता है। तो इसमें पेस्ट की बात नहीं करी है, इसमें क्लिपबोर्ड की बात करी है। एक बार चलिए, एक बार उसका आंसर भी देख लेते हैं जहाँ पर है, तो इसमें भी ट्रू है बिल्कुल। तो यहाँ पर यही होगा कि हाँ ये मल्टीपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट द नंबर आर लेफ्ट अलाइन एंड टेक्स्ट आर राइट अलाइन इन द स्प्रेडशीट। बताइए। फॉल्स। पक्का? यस मैम, मैम वो उल्टा होता है, नंबर राइट में होता है और टेक्स्ट लेफ्ट में होता है। यस, नंबर राइट में होते हैं, टेक्स्ट लेफ्ट में होता है, बिल्कुल ठीक। बाय डिफॉल्ट द नंबर आर लेफ्ट अलाइंड एंड टेक्स्ट आर राइट अलाइंड। हाँ,
टेक्स्ट हमारा लेफ्ट अलाइन से शुरू होता है, टेक्स्ट हमेशा इस साइड से शुरू होगा, और जो नंबर है वो हमारा राइट साइड से शुरू होता है। बिल्कुल ठीक, तो इसका आंसर है फॉल्स। 2.4 अ ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड फॉर व्यूइंग वेब पेज ऑन द इंटरनेट। ट्रू। ट्रू, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड फाइल कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड। false, फॉल्स है, इसको हमने पासवर्ड प्रोटेक्टेड false, करके देखा है, बिल्कुल। 2.6 a series of the specially designed document or linked together to be viewed on internet is World Wide Web. बताइए 2.6 का क्या आंसर होगा? मैम ट्रू होगा शायद। बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हमने इंटरनेट और www में डिफरेंस भी पढ़ा था। तो दोनों में डिफरेंस यही था कि इंटरनेट होता है बेसिकली अ नेटवर्क जिसमें हम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, बट जो डॉक्यूमेंट हमें मिलता है या जो मेल हम करते हैं वो हम वर्ल्ड वाइड वेब से, मतलब जो हमें डॉक्यूमेंट मिलता है वो वर्ल्ड वाइड वेब से मिलता है। तो सीरीज ऑफ डिज़ाइन, स्पेशली डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की बात कर रखा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट है जो एक दूसरे से लिंक होते हैं, वो हमें www से ही मिलते हैं, तो इट्स ट्रू। नेक्स्ट 2.7 ROM इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। false, फॉल्स। हाँ। 2.8 MS वर्ड इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। false, फॉल्स फॉल्स। है। 2.9 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी एम्बेड विद साउंड, वीडियो क्लिप एंड एनिमेशंस। true, ट्रू। 2.10 Microsoft Access deleted record can be undone। ये एक्सेस आपने पढ़ा नहीं है, अभी नए सिलेबस में एक्सेस नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है बेसिकली डेटाबेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसमें अनडू बेसिकली वो नहीं होता है। नहीं, इसमें फॉल्स दे रखा है, अनडू आई थिंक हो जाता है। एक्सेस ये है, एक्सेस बेसिकली एक्सेस को आप, चलो इसका है फॉल्स। अब नेक्स्ट हम आते हैं मैच द कॉलम पे। मैच द कॉलम में आपको 10 यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, मतलब 10 आपके मैच करने के लिए होते हैं, बट उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो उससे ज़्यादा मिलते हैं। तो अब आपको यहाँ पे मैच द कॉलम आपको देखना है कि कौन सा आंसर क्या होगा। पहला, डेटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ ए डायल अप मॉडल इज मेजर्ड इन। मैम KBPS। डेटा ट्रांसफ़र ऑफ द डायल अप मॉडल इज मेजर्ड इन। FPS, KPPS। KBPS से होता है डायल अप में। ओके, नेक्स्ट 3.2 अ डिवाइस दैट अकम्प्लिश मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मैम मॉडम। यस, बिल्कुल, ई इसका आंसर है, मॉडर्न। 3.3 यूनिवर्सल सीरियल बस। USB, H, USB, एच। नेक्स्ट IPR, J, जे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। 3.5 प्रोसेस्ड डेटा। A, ए इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक। शॉर्टकट टू प्रिंट फाइल। D, Control T, कंट्रोल पी, बी इसका आंसर है, ठीक है। 3.7 इट्स अ फाइल फॉर्मेट टू स्टोर वीडियो फाइल।
सी। सी। C. इसके अलावा हाँ सी ही है एक अकेला, तो यहाँ 3.7 का सी। 3.8 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड ऑन द डी। एप्पल D. मैकिंटॉश। डी लाइक एस। D. बिल्कुल ठीक। स्पेशल मेमोरी यूनिट विद इन सीपीयू। आई। आई। रैम विद इन सीपीयू बोला, विद इन सीपीयू। रैम सीपीयू के एक मिनट, स्पेशल मेमोरी यूनिट विद इन सीपीयू। ऑप्शन ही नहीं है विद इन सीपीयू तो कैश होती है। हाँ नहीं लेकिन इसका, रैम भी तो कैश की तरह यूज हो सकती है। नहीं 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 नहीं, रैम को कैश की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता। मैम सीपीयू की अपनी एक कैश मेमोरी अलग होती है। बिल्कुल। कैश मेमोरी होती है अलग है, रैम से अलग होती है कैश मेमोरी। इसमें आप ये कह सकते हो कि स्पेशल मेमोरी यूनिट विद इन सीपीयू इज एल रजिस्टर। और कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, तो रजिस्टर्स होंगे। रजिस्टर्स के बारे में पता है सबको क्या होता है? यस और नो? नहीं मैम। बता देते, देखो रजिस्टर्स क्या होते हैं। अभी तक हमने जितने भी मेमोरी की बात करी, रैम, रोम, कैशे और बाकी हमारे जो सेकेंडरी डिवाइस है जिसमें हार्ड डिस्क, यूएसबी, ये सब हमने पढ़ा था। लेकिन जो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर मेमोरी क्या होती है ना, बहुत छोटी मेमोरी होती है। ये बेसिकली जो आपके सिस्टम का, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि सिस्टम मेरा 32 बिट है या 64 बिट है, अगर मैं दिस पीसी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है कि हमारा सिस्टम जो है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि इसके अंदर जो रजिस्टर्स होंगे वो 64 बिट के होंगे, यानी कि एक बार में 64 बिट का जो डेटा है वो प्रोसेस होगा। ठीक है, अब 64 बिट का मतलब, बिट आपको पता है जब हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया था तो 0101 करके जो नंबर्स हमारे होते हैं वो बिट होता है। तो 1 बिट का हमने बात की थी, एक बिट में या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। बट 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है इसी तरह से 0101 करते हुए एक बार में 64 जो बिट्स होते हैं वो प्रोसेस होते हैं। तो सिस्टम के अंदर अपने ना एक रजिस्टर मेमोरी होती है। रजिस्टर मेमोरी का मतलब होता है उसके अंदर डेटा जाता है जो चंक्स ऑफ डेटा होता है। चंक्स ऑफ डेटा यानी कि एक सिंगल डेटा या सिंगल मेमोरी लोकेशन की बात कर लो, या अगर हम कोई ही की प्रेस कर रहे हैं तो की का जो डेटा जा रहा है, एक सिंगल कैरेक्टर जो जा रहा है, उसको जब बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है तो एक बारी में 64 बिट का डेटा ही प्रोसेस होता है। इससे ज़्यादा डेटा प्रोसेस नहीं होता है। इससे ज़्यादा डेटा प्रोसेस होगा तो 2 रजिस्टर्स में डेटा जाएगा। तो रजिस्टर बेसिकली हमारे सिर्फ इतने छोटे होते हैं जो जितना इसमें दिखा रखा है, जैसे 64 बिट, इससे ऊपर का रजिस्टर नहीं होगा। तो रजिस्टर मेमोरी बहुत स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है और सीपीयू के पास जो डेटा जाता है ना वो इन्हीं रजिस्टर के थ्रू से जाता है। इन रजिस्टर्स में मैं कुछ एक आध नाम आपको बता देती हूँ, जैसे MBR होता है मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है। MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो बफर रजिस्टर का मतलब होता है ये डेटा लेके जाएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का मतलब होता है ये एड्रेस लेके जाता है। तो सीपीयू को सिर्फ डेटा ही नहीं, एड्रेस की भी ज़रूरत होती है कि किस मेमोरी लोकेशन से डेटा आया है और किस मेमोरी लोकेशन पे डेटा जाएगा। तो अगर हम स्पेशल मेमोरी की बात करें तो स्पेशल मेमोरी हमेशा रजिस्टर्स मेमोरी होती है। रजिस्टर्स होते हैं जो सीपीयू के साथ ही मिलके काम करते हैं। सीपीयू के साथ ये MBR, MAR, इस तरह के हमारे बहुत सारे रजिस्टर होते हैं जो सीपीयू के साथ उसके एक एक प्रोसेस को करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी अब समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको एक बार थोड़ा सा रजिस्टर मेमोरी का अगर व्यू दिखा सकूं।
तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखो इस वाले में आपको ज़्यादा ठीक दिख रहा है। आपको यहाँ दिख रहा है सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू रजिस्टर्स है, फिर कैश मेमोरी है लेवल 1 लेवल 2, क्योंकि कैश मेमोरी के भी लेवल होते हैं, L1 L2 कहते हैं उसको, तो वो लेवल 1 लेवल 2 हो गए। उसके बाद रैम आता है, रैम के अंदर आपका फिजिकल रैम हो गया, वर्चुअल मेमोरी हो गई। देन आपकी स्टोरेज डिवाइस आती है जिसके अंदर रोम, रिमूवेबल डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस, हार्ड डिस्क। देन उसके बाद आपका इनपुट आउटपुट सोर्स होता है। तो ये जो हमारी मेमोरी है, इस तरह से जो सीपीयू के साथ काम करते हैं वो रजिस्टर्स काम करते हैं। सीपीयू को जो हेल्प कराता है वो कैशे हेल्प कराता है, और कैशे के पास जो डेटा आता है वो रैम के थ्रू से डेटा आता है, और रैम के पास जो डेटा आएगा वो हमारे मेन स्टोरेज डिवाइस जो होता है, जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है, वहाँ से आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो गया L। Then 3.10 number system to the base 2 बाइनरी। बाइनरी, बिल्कुल ठीक, F हो गया। वैसे ये वाला जो एग्ज़ाम है, ये जो पेपर दे रखा है, ये बहुत इजी पेपर है। इतना इजी पेपर वैसे आता नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं कि आपको लग रहा होगा ये बहुत इजी है, बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अभी हम 19 वाला भी देखेंगे। चलो अब आते हैं हमारे फिलिप्स। फर्स्ट, facility copy only format of the selected text, not the content. फॉर्मेट Format printer K. 4.2 is the name of a font. कैलिब्री Calibri G. 4.3 is the rapid display of a sequence of image to create an illusion of movement. Animation. Yes, animation. 4.4 speed of latest computer is measured in गीगाहर्ट्ज। gigahertz F. 4.5 it can contain the files as well as subfolder फोल्डर folder, बिल्कुल ठीक, C. 4.6 base of octal number system is 8. 8, 8 बिल्कुल ठीक। 4.7 a commercial exchange between business and consumer conducted over the internet is abbreviated as B2C. B2C। B2C का मतलब होता है business to customer। Customer. 4.8 operating system is a dash software। System software. yes, बिल्कुल ठीक, system software M। 4.9 is a type of network topology। M star star, बिल्कुल ठीक। 4.10 Unix command is used to change the ownership of the file। Unix command is used to change the ownership of the file। पासवर्ड पासवर्ड, बाकी इसमें ऑप्शन एक्चुअल वाला नहीं है, बट इसमें जो ऑप्शन है वो पासवर्ड ही मैच करता है। बाकी ओनरशिप बदलने के लिए CH मोड यूज़ होता है। यूनिक्स का एक कमांड होता है जिसको हम कहते हैं CH मोड, यानी कि चेंज मोड। तो वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पासवर्ड में तो सिर्फ पासवर्ड बदला जाता है वैसे तो। ठीक है, तो हमारे फिलिप्स भी हो गए हैं। अब नेक्स्ट ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था। ये फर्स्ट पार्ट आपको स्टार्टिंग के 1 घंटे में आपको कंप्लीट करना है, 1 आवर के अंदर, फर्स्ट 40 क्वेश्चंस। और इसी 40 क्वेश्चंस पे आपका डिपेंड करता है कि सेकंड पेपर आपका चेक होगा नहीं। इसमें से 40 में से 20 मार्क्स लाना कंपलसरी है। 20 से अगर 19 भी हो जाते हैं तो भी आपका सेकंड पेपर चेक नहीं होगा, यानी कि फेल है। फर्स्ट पेपर में पास तो सेकंड के चांस है कि वो चेक हो जाएगा, और फर्स्ट में फेल हो गए तो बाकी नहीं है। 50 पे पास होते हैं
तो फर्स्ट पेपर में जितना हो सके उतना खींच लो नंबर। अगर 40 में से अगर आपके 35 आ गए फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें, तो फिर आपको नेक्स्ट 15 मार्क्स ही लेने पड़ेंगे इसमें, मतलब 50 का रेंज पार करने के लिए। तो जितने ही ज़्यादा इसमें फर्स्ट पेपर में आ जाएंगे, फिर उतने ही कम आपको सेकंड में लेना पड़ेगा पास होने के लिए। और बाकी अगर रैंक लानी है तो जितने ज़्यादा लेकर आ जाओ। सेकंड पेपर में भी आपका 5th क्वेश्चन है, ठीक है, 6th है, 7th है और 8 और 9 क्वेश्चंस आते हैं, बट इनके आपके पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, बट जो भी एक क्वेश्चन छोड़ोगे वो पूरा कम्प्लीटली छोड़ना है। जैसे मान लो आप 7th नहीं कर रहे हो, तो 7th के आपके तीनों जो पार्ट है वो छोड़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कोई आप एक आध पार्ट आप छोड़ दो। तो इन 5 में से कोई 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, बट चारों के सभी पार्ट्स के आंसर देने हैं, ये ध्यान रखना। कई स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाते हैं और वो क्या करते हैं कि वो ए बी पार्ट जो आता है उसमें से 1-2 छोड़ देते हैं और पाँचों के पाँचों अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो लास्ट वाला क्वेश्चन चेक ही नहीं होता है। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। पहला, डिफाइन द फंक्शन इन द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड डिस्क्राइब एनी 5 फंक्शन। इसमें आपको एक्सेल के बारे में बताना है और उसके जितने भी फंक्शंस हैं वो बताने हैं और बाकी ये स्प्रेडशीट बतानी है। अच्छा, मुझे ये बताओ डिफरेंस बिटवीन द स्प्रेडशीट एंड वर्कबुक। स्प्रेडशीट और वर्कबुक में क्या डिफरेंस होता है? मैम स्प्रेडशीट हम एक्सेल में यूज करते हैं उसमें, और जो हमारा वर्कबुक है वो वर्ड की होती है फाइल ना, दोनों में, और मैम काउंटिंग वगैरह के। हेलो हाँ जी, बताइए। मैम, वर्कबुक एक स्प्रेडशीट का ही कॉम्बिनेशन होता है। मतलब स्प्रेडशीट जो होती है वो सिंगल शीट्स जो हम एक्सेल में बनाते हैं वो है, और वर्कबुक उनका एक जो सारे शीट्स को कंबाइन करके एक जो बुक बनती है वो वर्कबुक। वो वर्कबुक, बिल्कुल ठीक। हाँ, स्प्रेडशीट तो सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ओके। लेकिन फिर भी जो शीट होती है, शीट और वर्कबुक, इसमें क्या डिफरेंस होता है? वर्कबुक तो डॉक्यूमेंट बनाते हैं। डॉक्यूमेंट नहीं बनाते, डॉक्यूमेंट नहीं होता है, एक्सेल है। देखो, आप इसमें कंफ्यूज मत हो। जो हमने ये स्टार्ट करा है, इसमें ये शीट दिख रही है आपको? आप ऐसी कितनी शीट इंसर्ट कर सकते हैं इसमें? 255 शीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक शीट यानी कि एक वर्कशीट है, इसको वर्कशीट कहोगे, स्प्रेडशीट कह सकते हो, वर्कशीट कह सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो बुक है, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है टाइटल बाद में बुक 1, तो बुक 1 का मतलब होता है जब जो फाइल आप सेव कर रहे हो, ये जो सेव कर रहे हैं हम जो भी फाइल, इस ये जो फाइल है इसको हम कहेंगे वर्कबुक। ये वर्कबुक सेव करते हैं, लेकिन एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट हो सकते हैं। तो ये आप जो काम करते हैं, हम जो काम करते हैं वो स्पेशली स्प्रेडशीट के अंदर काम करते हैं, ठीक है। और जो फाइल सेव की जाती है वो उसको हम वर्कबुक कहते हैं। ये भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं वर्कबुक एंड वर्कशीट के बीच में। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका वर्कशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो यानी कि एक्सेल की बात हो रही है। बट शीट और बुक में यही डिफरेंस है। शीट का मतलब एक सिंगल शीट जिस पे आप काम कर रहे हैं, और वर्कबुक का मतलब है वो फाइल जो आप सेव कर रहे हो जिसके अंदर मल्टीपल शीट्स होती है। और इसके 5 फंक्शंस हैं, बहुत इजीली आप डिस्क्राइब कर सकते हो। सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, और आपका कौन से और मैम वी लूप, एच लूप। हाँ, वी लुकअप, एच लुकअप,
लेकिन इसमें अगर डिस्क्राइब करना है तो पूरा पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो आप हमेशा जब भी आप आंसर लिखेंगे तो मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसका मार्क्स है 8+7 यानी कि 8 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो 5 अगर आपको फंक्शन आपको डिस्क्राइब करने हैं तो वो 1-1 मार्क्स के हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन है पहला पार्ट डिफाइन द फंक्शन इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वो 3 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरह से सेग्रीगेशन करके आप जो है आंसर लिखेंगे। तो 5 जो भी फंक्शन आप यूज़ करो उसको थोड़ा सा इजी यूज़ कर लो, क्योंकि वी लुकअप एच लुकअप बताने में आपका ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, ये 5 आप फंक्शन डिफाइन कर देना। छोटे छोटे फंक्शन है, आसानी से डिफाइन हो जाएंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, मेल मर्ज कर लोगे एक्सप्लेन? इसमें मेल मर्ज के सारे स्टेप बताने पड़ेंगे आपको कि मेल मर्ज के कौन कौन से स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, आपको सारे स्टेप इसमें डिस्क्राइब करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हेडर, फूटर, फुटनोट एंड एंड नोट। इसके बीच में आपको इनको डिस्क्राइब करना है। बताइए हेडर फूटर क्या होता है? पेज पे हम हेडिंग डालते हैं इसमें वर्ड में, हेडर पेज की हेडिंग Yes. पक्का? हेडर टॉप ऑफ द पेज होता है और फुटनोट बॉटम ऑफ द पेज होता है। वहाँ पे पेज नंबरिंग भी लिखते हैं। फुटनोट होता है या फूटर हाँ। होता है? मैम फूटर। हाँ फूटर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पेज नंबर, पेज नंबर लिखते हैं, और हेडर में भी आप पेज नंबर लिख सकते हैं या डॉक्यूमेंट का नाम लिख सकते हैं। इसमें हेडर में ना हेडिंग वर्ड यूज़ मत करना कभी भी, हेडिंग वर्ड ही गलत है इसमें, कि हेडर में हम पेज की हेडिंग देते हैं। हेडिंग तो जस्ट नॉर्मल आप कोई भी हेडिंग बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, रिज्यूम, तो रिज्यूम को अगर मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से अगर मैं बड़ा कर दूँ, इसको सेंटर में कर दूँ, तो ये एक हेडिंग है, ठीक है, बट ये हेडर नहीं है। तो हेडिंग वर्ड कभी भी हेडर के साथ यूज़ मत करना। हेडर का मतलब होता है कि आप टॉप ऑफ द पेज, कुछ पेज पे इंफॉर्मेशन दे रहे हो। और क्या होता है हेडर एंड फूटर की, और क्या कॉमन बात होती है? ये सारे पेजेस पे सेम आता है। जो भी आपने हेडर में दिया इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने फूटर में इन्फॉर्मेशन दिया, वो जितने भी पेजेस होंगे उन सभी पेजेस पे वही कॉमन आएगा। अगर आपने पेज नंबर दिया तो सारे पेजेस पे पेज नंबर आएंगे। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट का नाम लिखा है तो सारे पेजेस पे वही डॉक्यूमेंट का नाम आएगा। अगर आपने डेट एंड टाइम दिया है तो वो सारे डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट के सारे पेजेस पे सेम आएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ, रिप्लाई मेरे साथ के साथ रिप्लाई करते रहो, मुझे पता चलना चाहिए आप लोग हो। तो हेडर फूटर यही होता है। हेडर का मतलब होता है टॉप ऑफ द पेज आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एंड फूटर का मतलब होता है बॉटम ऑफ द पेज आप कोई कॉमन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कॉमन वर्ड ज़रूर आप यूज़ करना कि कॉमन इन्फॉर्मेशन दे रहे हो फॉर ऑल द पेजेस इन अ डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पेजेस आपने इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब फुट नोट और एंड नोट में डिफरेंस बताओ क्या होता है? मैम फुटनोट एक पेज के एंड मतलब ये लास्ट में आता है, बॉटम में आता ठीक है, होता क्या है फुट नोट में, हम देते क्या हैं? है इंफॉर्मेशन या नंबर्स या फिर जैसे पेज नंबर होता है। हम्म, या वर्ड की रेफरेंस, क्या होता है? रेफरेंस कैसा रेफरेंस? वर्ड का रेफरेंस मतलब मीनिंग भी देते मीनिंग देते हैं, वर्ड का यस मीनिंग। मैम, मीनिंग देते हैं। हाँ हाँ, ये वर्ड ज़रूर याद रखो कि आपको लिखना क्या है।
फुटनोट और एंड नोट में हम किसी वर्ड का मीनिंग देते हैं या किसी वर्ड का एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है। अब बताइए फुटनोट और एंड नोट में क्या होता है। फुटनोट कहाँ आता है? एंड नोट कहाँ पर आता है? मैम वो डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज में आता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट खत्म होता है। हाँ बिल्कुल, कि एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट अगर हमें किसी वर्ड का मीनिंग देना है तो हम एंड नोट यूज़ करते हैं, और फुटनोट एंड ऑफ द पेज, पेज के लास्ट में आता है, ठीक है। ये थोड़े कंफ्यूजिंग है बट ये डिफरेंस आते हैं बहुत अच्छे से हेडर फुटर। तो जो भी वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो लिखने के लिए उसको बहुत ध्यान से करना। हेडर में हेडिंग लिखोगे गलत हो जाएगा। चॉइस ऑफ वर्ड्स ध्यान से लिखना कि आप क्या लिख रहे हो। नेक्स्ट, डिस्कस द सिक्योरिटी रिस्क एसोसिएटेड विद ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या क्या सिक्योरिटी रिस्क होते हैं? बैच खत्म है, अभी ऑनलाइन चल रहा है, बताइए। डेटा हैकिंग या फिर हाँ हाँ मतलब जो भी डिटेल्स होती है अपने, अगर हम किसी चीज़ को खरीद रहे उसमें हम कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उसकी डिटेल्स है हो सकती है। बिल्कुल ठीक। और पॉइंट्स में इसका आंसर देना है, क्योंकि ये क्लियर कट जो क्वेश्चन पूछा है इसमें पॉइंट्स में आंसर दोगे, एक एक पॉइंट बना के। तो पहला है आपका पॉइंट कि डेटा हैक हो, मतलब आपका सिस्टम हैक हो सकता है। सेकंड, आपकी कार्ड डिटेल चोरी हो सकती है। थर्ड, मैम ओटीपी का मिसयूज। यस, ओटीपी का मिसयूज हो सकता है। नेक्स्ट, आप जो प्रोडक्ट मंगा रहे हैं वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है, ये आप नहीं पता लगा सकते हो। और क्या क्या होता है? ई कॉमर्स फ्रॉड हो सकते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करा, वो प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट ना आके उसकी जगह कुछ वेस्टेज आ गया, ये हो सकता है। तो इस तरह से जितने भी सिक्योरिटी रिस्क हैं वो आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 5 5 6 आप इसमें पॉइंट्स आप बता सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिर्फ आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? ब्राउजर। बट डेफिनेशन में क्या लिखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? उसमें सिंगल प्रोग्राम होता है। सिंगल प्रोग्राम होता है, ठीक है। और
सिंगल प्रोग्राम होता है स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ होगा, इसमें एक्सेल का काम नहीं कर सकते। एक्सेल जो होता है स्पेसिफिकली कैलकुलेशन से रिलेटेड आपका टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। उसी तरह अगर आप पावर पॉइंट कह लो या अगर आप फोटोशॉप की बात कर लो, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और मुझे सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज़, मेरी थोड़ा माइक के पास बोलिए। हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। हाँ, डायरेक्टली इंटरेक्ट, बिल्कुल ब्राउज़र बिल्कुल ठीक। और यूज़र जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। यूज़र डायरेक्टली जिन सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये तो चलो डेफिनेशन हो गई। अब है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वर्ड एक्सप्लेन कर दिया, एक्सेल है, पावर पॉइंट हो गया, फोटोशॉप है, माया का यूज़ आप बता सकते हो। एंड इसके अलावा मीडिया प्लेयर बता सकते हो, ईआरपी बता सकते हैं, ब्राउज़र बता सकते हैं। तो ईआरपी जो होता है स्पेसिफिक कंपनी के टैक्स एंड कैलकुलेशन, सेल परचेज, इनसे रिलेटेड मेंटेन करता है। ब्राउज़र में आप सिर्फ जो स्पेसिफिक एक वेबसाइट अगर आपको चलानी हो तो स्पेसिफिकली मतलब ब्राउजिंग द वेबसाइट उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपको अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताने हैं और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि वो करते क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, वेरियस डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट ऑफ विंडोज़ डेस्कटॉप। ईजी है। डेस्कटॉप पे आपको क्या क्या मिलता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलते हैं, आपको वो बताना है। अब देखो डेस्कटॉप के अंदर आपको क्या मिलता है। सबसे पहले तो डेस्कटॉप पे आप ये बताएंगे कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट कौन कौन से आइकन मिलते हैं। तो पहला आपको एक तो दिस पीसी मिल जाता है, ठीक है, आइकन मिल जाता है। आपको ब्राउज़र मिलता है, आपको रिसाइकल बिन मिलता है, और इसके अलावा कंट्रोल पैनल होता है, आपको वो बताना है। तो जो मिनिमम इसके अंदर जो आइकन्स हैं, पहले तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे एक एक दो लाइन में। फिर राइट क्लिक करने के बाद आप इसमें जो पर्सनलाइज सेटिंग्स हैं आप इसको बताएंगे। ये टास्क बार को आप बताएंगे कि टास्क बार आपको डेस्कटॉप पे अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको डेट एंड टाइम की सेटिंग मिल जाती है। और यहाँ पे आप जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन सॉफ्टवेयर को पिन कर सकते हैं। आपको स्टार्ट बटन मिल जाता है, शट डाउन इसी में ही आता है, इसको एक्सप्लेन करोगे। देन इसमें राइट क्लिक करके जो पर्सनलाइज होता है, पर्सनलाइज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड आप कलर चेंज कर सकते हो, लॉक स्क्रीन आप चेंज कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस है ना, इन सबको भी आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर न्यू में आपका एक न्यू ऑप्शन होता है राइट क्लिक करके, जिसमें आप कोई फोल्डर शॉर्टकट या किसी सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट आप बना सकते हो। डिस्प्ले सेटिंग में आपका क्या क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे डिस्प्ले में आपको चेंज करना है, साउंड चेंज करना है, नोटिफिकेशन, तो इनको आप थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना क्योंकि बहुत बड़ा आंसर बन जाएगा ये। तो इसके अंदर जो भी आप एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट में छोटा छोटा करके आप एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स का आपका आंसर आएगा, बस 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द डिफरेंट व्यू अवेलेबल इन द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसमें क्या लिखोगे, आपको एनिमेशन, व्यूज पूछा है, डिफरेंट व्यू। व्यू में आपका स्लाइड शो वाला बताइए। स्लाइड शो, और
इसमें व्यू में ये नहीं, आपको ये वाले व्यू आपको एक्सप्लेन करने हैं। ये नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, पेज नोट, नोट पेज व्यू और रीडिंग व्यू। ठीक है, आपको ये एक्सप्लेन करना है इसमें। ठीक है, समझ में आया आपको कि नॉर्मल व्यू में क्या होता है कि नॉर्मल में आपके जितने भी पीपीटी जो आपके प्रेजेंटेशन के अंदर जितने भी स्लाइड्स है वो स्लाइड्स आपको मिल जाती हैं। ठीक है, साइड बाय साइड, और मतलब शॉर्ट, और यहाँ पे आप उस में आप चेंजेस कर सकते हैं। आउटलाइन व्यू में आप क्या करेंगे, आउटलाइन व्यू के अंदर जितने भी आपकी प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन का शॉर्ट में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मैं एक आपको दिखाई देती हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो व्यू है व्यू में आपको एक्सप्लेन करना है कि नॉर्मल व्यू में आप नॉर्मल व्यू आपको मिल जाता है जिसके अंदर आप स्लाइड के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, स्लाइड के अंदर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। आउटलाइन व्यू के अंदर जितने भी हमारी स्लाइड्स है, स्लाइड का जो मैटर है बस मैटर आपको दिखता है इसके अंदर। इसमें स्लाइड का कलर डिज़ाइन वो नहीं दिखेगा, जस्ट कंटेंट दिखेगा। ठीक है, तो ये बताएंगे। स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर सारी स्लाइड जो है वो शॉर्ट फॉर्म में आपको नज़र आ जाती है एक ही पेज के अंदर, तो ये आप एक्सप्लेन करेंगे। नोट्स पेज के अंदर पर्टिकुलर स्लाइड और उसके रिलेटेड अगर आपको कोई नोट्स क्रिएट करने हैं तो आप इसमें क्रिएट भी कर सकते हैं और उस नोट्स को आप देख भी सकते हैं। तो इस तरह से नोट्स पेज को आपको डिफाइन करना है। रीडिंग व्यू के अंदर रीडिंग व्यू है जिसके अंदर आपका जो पूरी स्लाइड है वो एक तरह से पेज की तरह ओपन हो जाएगी और आप यहाँ से उसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, रीड आउट कर सकते हैं आप इस स्लाइड को। तो ये आपको सारे व्यू जो है इस व्यू को आपको एक्सप्लेन करना है। व्यू का मतलब ये वाले व्यू। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ये व्यूज़ है, इनको आपको ध्यान से इसमें एक्सप्लेन करेंगे आप। और इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है जैसे पावर पॉइंट मास्टर स्लाइड क्या होता है। तो मास्टर स्लाइड में भी आपको क्या करना है, फिर ये मास्टर स्लाइड में आपको ये मास्टर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्लाइड मास्टर का पूछा जाता है, लेकिन हैंड आउट एंड नोट्स मास्टर पे भी, हैंड आउट पे ज़्यादातर मतलब एक दो बार क्वेश्चन आया है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आता है स्लाइड मास्टर का। तो मास्टर अलग है और नॉर्मल व्यूज़ हमारे अलग हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिफरेंशिएट बिटवीन द क्रिएट टेबल एंड व्यू टेबल कमांड इन द एसक्यूएल। ये बेसिकली एमएस एक्सेस या डेटाबेस से रिलेटेड है। तो डेटाबेस आपका है नहीं तो इस क्वेश्चन को करने का कोई वैसे मतलब नहीं बनता। बट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये बेसिकली वही है कि जिसमें हम जो डेटा अगर हमें स्टोर करना है तो वो हम टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं, टेबल बना के डेटा को स्टोर किया जाता है। और इसके अंदर है डिफरेंस बिटवीन द क्रिएट टेबल एंड व्यू टेबल। इसका आपको एसक्यूएल कमांड लिखनी है। तो एसक्यूएल एक पूरी लैंग्वेज होती है जिसमें हम टेबल क्रिएट करना है, व्यू और ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डेटाबेस इंटीग्रिटी। ये इंटीग्रिटी का क्वेश्चन भी डेटाबेस से रिलेटेड है, तो ये भी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ पाथ, व्हाट इज़ एन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ इन द लाइनक्स एनवायरनमेंट। अभी लाइनक्स है, लाइनक्स पहले के सिलेबस में था और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में था, तो ये लाइनक्स अभी आपके में नहीं है। हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसको तो आप अपनी मर्जी से बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे बताइए?
मैम जैसे कि एनिमेशन के थ्रू मैम बच्चों को मैम गाइडेंस और मैम चैप्टर अलग अलग दे सक बिल्कुल ठीक। एनिमेशन के थ्रू हम से सिखा बच्चों सकते हैं बच्चों को। हाँ, बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं और उनको प्रॉपर बता सकते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं दिखाकर। हम्म, और इसमें भी आपको पॉइंट्स बना के ही लिखने हैं, पॉइंट्स में आंसर देना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो ट्राई करिए 7-8 पॉइंट बनाने की। मैम पैराग्राफ में मैम ज़्यादा बेटर रहेगा या पॉइंट्स में? पॉइंट्स में ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है मैम, ठीक। रीज़न ये होता है क्योंकि एज अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूँ, अगर मैं भी कोई क्वेश्चन पेपर अगर चेक कर रही हूँ, कोई आंसर शीट चेक कर रही हूँ, तो अगर पॉइंट्स में प्रॉपर हेडिंग के साथ अगर आंसर होता है तो वो चेक करने में, रीड करने में बहुत इजी होता है, उसमें मैं अच्छे से मार्क्स दे सकती हूँ। ठीक है, बट अगर हम पैराग्राफ में आंसर लिखते हैं जिसकी कोई हेडिंग नहीं होती, तो वो पैराग्राफ पूरा रीड आउट करके समझना पड़ेगा कि आपने इसमें क्या, कौन सा पॉइंट आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो टीचर के चेकिंग में थोड़ा सा वो रह जाता है कि उनको, उनके लिए थोड़ा सा हेडिक बढ़ जाता है। तो जब भी हमें मार्क्स ग्रैब करने होते हैं, मार्क्स लेने होते हैं, तो हमेशा ट्राई टू राइट इन अ पॉइंट्स। आप पॉइंट्स में लिखो और पॉइंट को बेसिकली हाईलाइट कर दो, मतलब जो आप पॉइंट या पॉइंट का जो हेडिंग आप बना रहे हो वो इतना मीनिंगफुल बना दो कि अंदर का लिखने, मतलब पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, उसी से ही पता चल जाए। तो उससे आपका लिखना भी बहुत अच्छा होता है, पॉइंट्स में मार्क्स देने भी बहुत इजी हो जाते हैं और बिल्कुल एकदम क्लियर कट आंसर होता है इसमें। ओके मैम। और इसमें और क्या पॉइंट लिखेंगे? बाकी लोग भी बताइए। हम इसमें असाइनमेंट जो है ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, तो फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इजीली अवेलेबल है। ओके, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, आप बताइए, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलेंगे इसमें तो। मैम जैसे आजकल ऑनलाइन क्लास हो रही है मैम, वो भी हो सकता है मैम। हाँ, इसको आप बता सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस में पर्सन जो है बहुत इजीली एजुकेशन ले सकता है, मतलब उसको कोई लोकेशन का बैरियर नहीं है कि एक लोकेशन पे उसको पर्टिकुलर बैठ के कि वहाँ पे जो फैसिलिटी अवेलेबल है सिर्फ उतना ही वो ले सकता है, ऐसा लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है कि वो अपनी लोकल लोकेशन पे बैठ के वो इंटरनेशनल कोर्सेज भी कर सकता है और किसी भी एरिया में वो किसी भी एरिया का बहुत बेस्ट से बेस्ट कोर्स इसमें कर सकते हैं। और क्या बोलोगे? इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, स्टूडेंट को बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा सकता है। कुछ ऐसे ही अगर हमें मेथड समझाने हैं या साइंटिफिक कुछ एक्सपेरिमेंट करके अगर दिखाना हो, तो वो भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बहुत इजीली आप उसको बता सकते हैं। आपके पास सर्च का एरिया बढ़ जाता है, मतलब स्टूडेंट के लिए रीड करने का जो एरिया है वो बढ़ जाता है। वो सिर्फ कुछ लिमिटेड टॉपिक्स पे सीमित नहीं रहता, वो बहुत सारे टॉपिक्स को वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो मतलब अनलिमिटेड इसके अंदर नॉलेज मिलती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। सेकंड आपका ये आ जाएगा कि आप अलग अलग ब्लॉग से, अलग अलग बुक्स से आप पढ़ सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। यानी कि अगर आपके पास इंटरनेट है तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे लिंक हैं जहाँ से आप एक ही टॉपिक के बारे में डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि स्टूडेंट को सिखाने में या उसको सिमुलेट करने में बहुत इजी हो जाता है टीचर को बताने में कि कोई ऐसा, अगर आपको कॉम्प्लेक्स मेथड अगर उसको समझाना है या कॉम्प्लेक्स कोई डेमोन्स्ट्रेशन उसको देनी है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू से, वीडियो की हेल्प से बहुत इजीली उसको समझाया जा सकता है, स्टूडेंट्स को बहुत इजीली समझा सकते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में आप ये कह सकते हो कि बाइंड में ही रह गया है, इसका एरिया बहुत बड़ा हो गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से।
नेक्स्ट इसमें आप एजुकेशन सिस्टम में उसको भी ला सकते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग होती हैं, एजुकेशन ट्रेनिंग्स होती हैं जो ट्रेनिंग फिज़िकली करना बहुत मुश्किल होता है या कॉस्टली बहुत होता है। जैसे कि फ़्लाइट का आप बता सकते हैं, आप आर्मी ट्रेनिंग का आप बता सकते हो, और इसमें कुछ इस तरह का, जैसे अगर हमें माउंटेन का कुछ अगर उससे रिलेटेड कोई एजुकेशन लेने की वहाँ चढ़ाई करनी है, कुछ इस तरह का अगर आपको बताना है तो हम फर्स्ट एड का बता सकते हैं। हाँ जी, फर्स्ट एड मैम, फर्स्ट एड का। फर्स्ट एड का हो जाएगा बिल्कुल। तो इसको हम वीडियो की हेल्प से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम बहुत इजीली स्टूडेंट को सिखा सकते हैं। देन इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि जो इसमें हमें ये बाइंड नहीं होना पड़ेगा कि जो ट्रेडिशनल है या जो पुराना मेथड है हमें उसी से ही पढ़ाना है या उसी को ही सिखाना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप न्यू टेक्नोलॉजी या नई नई जो चीज़ें हैं वो आप स्टूडेंट को सिखा सकते हैं, एजुकेशन में हम ला सकते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट एड की बात करें या डॉक्टरेट की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि जो पुराने मेथड अभी तक पढ़ाए जा रहे हैं, मतलब 10 साल पहले की जो बुक्स है या 5 साल पहले की जो बुक्स है, हम सिर्फ उसी से ही पढ़ाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंटरनेट है तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे पॉइंट्स बन जाएंगे, पॉइंट्स बना के आप इसको समझाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद है ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम डिपिक्टेड द 4 फंक्शन यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम के लिए 4 फंक्शनल यूनिट कौन से हैं जो आप ब्लॉक डायग्राम में बताएंगे? क्या कौन कौन से 4 यूनिट हैं जो आप उसके अंदर दिखाएंगे? इनपुट और आउटपुट यूनिट होती है, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। हाँ, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी तो मतलब मेमोरी में आ जाती है। आपको इसमें एक्सप्लेन करना है इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट के भी अलग पार्ट बना के आप दिखा देना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और फोर्थ इसका यूनिट हो गया प्रोसेस यूनिट। तो प्रोसेस यूनिट में आपको सीपीयू का फंक्शन भी आपको बताना है। कंट्रोल यूनिट। हाँ, कंट्रोल यूनिट। तो ये चारों आपके यूनिट हो गए। ये ब्लॉक डायग्राम आपने असाइनमेंट में भी बना के आपने मुझे भेजा हुआ है, तो वही डायग्राम। हाँ, चलिए नेक्स्ट डिफाइन करिए रैम, रोम एंड कैश। बताइए 3 यूनिट डिफरेंस रैम, रोम एंड कैश। एक लाइन में फटाफट मुझे बता दीजिए रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी हम्म, डेटा स्टोर करने के हम्म। लिए कौन सी किसको किसको एक्सप्लेन कर रहे हो आप? रैम को? ओके। और वॉलेटाइल होती है, वॉलेटाइल होती है। और फास्ट होती है। फास्ट होती है। फास्ट किससे होती है, किससे कंपेयर करके फास्ट करोगे? रॉम से नहीं, मैम इसमें रॉम तीनों एक साथ, क्या तीनों को क्या कहेंगे? तीनों को एक साथ लेके लिखना पड़ेगा। नहीं, आप अलग अलग भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बट डिफाइन करने के लिए बोला है। डिफाइन रैम, रोम जी। एंड कैश है। तो आप रैम को अलग डिफाइन कर दो, रोम को अलग कर दो, कैश को अलग डिफाइन कर दो। हम दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इसमें लिख सकते हैं कि जो कैश मेमोरी होती है वो कॉस्टली होती है, तो किससे कॉस्टली होती है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो इस हाँ तरीके से। हाँ हाँ, ऐसे रेफरेंस लेके लिख सकते हो कि कैश मेमोरी इज़ द कॉस्टली देन द रैम एंड रोम। इनसे आप लिख सकते हो, या सेकेंडरी मेमोरी से कॉस्टली होती है, सबसे कॉस्टली हो सकती है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। रैम के लिए आप लिखोगे वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है।
और करंटली जितना भी वर्किंग होता है वो रैम के अंदर होता है। और रैम इज़ प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है। और ये दोनों प्राइमरी मेमोरी हाँ रैम एंड रोम। हाँ, रैम एंड रोम दोनों ही प्राइमरी मेमोरी होगी। रोम को भी आप लिखोगे इट्स अ प्राइमरी मेमोरी बट इट्स नॉट अ वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी नहीं होती। और बायोस सेटिंग रैम के अंदर लिखी जाती है और रोम के अंदर लिखी जाती है। एंड रोम को डेटा इरेज करने के लिए आप डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के रोम होते हैं जो इरेजेबल होते हैं, जैसे ईपी रोम हो गया, डबल ई रोम हो गया। इस तरह के रोम जो है वो इरेज किए जा सकते हैं। और सिंपल रोम की अगर बात करें तो सिंपल रोम को आप इरेज नहीं कर सकते इसके अंदर डेटा, इसके लिए वो ईपी रोम या ई रोम की ज़रूरत होती है, ठीक है। कैश मेमोरी को कहेंगे, कैश मेमोरी इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कैश मेमोरी इज़ नियर द सीपीयू, कि वो सीपीयू के नियर रहता है। और कैश मेमोरी के दो लेवल होते हैं, L1 एंड L2। आप ये भी इसमें पॉइंट डाल सकते हैं। कैश मेमोरी के दो लेवल होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। और कैश मेमोरी के अंदर जो डेटा आता है वो रैम के थ्रू से आता है, रैम से कैश में डेटा आएगा और कैश प्रोवाइड कराएगा सीपीयू को। तो इस तरह से पॉइंट बना के आप इनको एक्सप्लेन करेंगे। हम उसमें डायग्राम भी बना सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से। हाँ, बिल्कुल डायग्राम भी बना सकते हैं अगर आप डायग्राम में। वैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 7-8 नंबर का होता तो आप डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देते, सही था। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 3-4 5 पॉइंट भी अगर लिख देंगे तो हो जाएगा, मार्क्स को सेटिस्फाई करते हैं। हाँ, अब एक्सप्लेन द IPR, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्या होता है ये? मैम इसके अंदर ये होता है, जो भी मैम ऑथर होता है मैम उसके थॉट जो, तो मैम उसका ही मैम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है कि मैम वो किसको मैम अपना थॉट किसी को मैम दे सकता है, किसी अपनी आइडिया को मैम, या नहीं दे सकता मैम, ये चीज या होता है। नहीं दे सकते। जैसे कॉपीराइट होता है वैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। यस मैम। हाँ, कॉपीराइट आपका किसी प्रोडक्ट के ऊपर बनता है, किसी एक प्रोडक्ट हो गया, बुक हो गया, इनके ऊपर, या लोगो हो गया, इसके ऊपर कॉपीराइट लगता है। बट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो है पर्सन के क्रिएशंस पे, थॉट्स पे, ठीक है। इसको हम कहेंगे, जैसे कॉपीराइट के अंदर वही पेटेंट, कॉपीराइट, इंडस्ट्री डिज़ाइन राइट, ट्रेडमार्क, प्लांट वैरायटी राइट्स, ट्रेड प्रेस, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एंड सम इंटरेस्टेड ट्रेड सीक्रेट्स, यानी कि ट्रेड से रिलेटेड जितने भी हमारे ऐसे कोड हैं ये सभी हमारे IPR के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करना है आपको, ये हो गया आपका 5 नंबर का, ठीक है। चलिए, अभी हमने बेसिकली एक पेपर अभी हमने कंप्लीट किया है जो हमारा IT टूल्स का है, ठीक है। बाकी हम पेपर्स जो है कल हम करते हैं कंप्लीट, ठीक है।